नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस सैनी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे फोर्स लॉ के बारे में और जो टाइम पीरियड है सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर इसको भी देखेंगे। अलग अलग से हम इन टर्म को पढ़ चुके हैं पहले, लेकिन आज हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे और इसके अलावा भी कुछ टर्म है वो भी हम इसके अंदर जानेंगे। तो इसके लिए पहले हमें एक एग्जाम्पल लेना है। हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आप कोई भी एक इस तरह से एक स्प्रिंग ले लेते हैं जिसको आप यहाँ पर फिक्स कर लेते हैं। इस तरह से आपने एक स्प्रिंग ले लिया और यहाँ पर उसको फिक्स कर रखा है आपने यहाँ पर, और इसके साथ एक मास को लगा दिया इस तरह से। अब ये जो स्प्रिंग है ये मास है, कोई भी आपने मास कोई भी बॉडी से अटैच कर रखी है। तो अब यहाँ पर ये जो है इस तरह से ये मीन पोजीशन पे है। अभी ये कहाँ पर है? अपनी मीन पोजीशन पर। मीन पोजीशन यानी कि एक्विलिब्रियम पोजीशन आप इसको बोल सकते हैं। अभी यहाँ पर है ये। लेकिन अगर आप क्या करें, अगर इसी को आप यहाँ पर फोर्स अप्लाई कर दें, मान लीजिए आपने यहाँ पर फोर्स अप्लाई किए, तो अब क्या होगा? तो अगर सेकंड फिगर में हम इसको देखें तो ये जो है हमारा थोड़ा डिस्प्लेस हो जाएगा अपनी जगह से। मान लीजिए यहाँ पर आ गया। इस बॉडी का जो मास है m है वो हम ले रहे हैं, तो ये मेन पोजीशन थी और ये जो है डिस्प्लेस होकर यहाँ पर आ गया। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं, मान लीजिए x चला इस तरफ। इसी तरह से जब ये यहाँ पर आएगा तो इसके अंदर एक रीस्टोरिंग फोर्स क्रिएट हो जाएगी जो कि इसको इस मेन पोजीशन की तरफ धकेलने की कोशिश करेगी इस तरफ। यानी कि वो जो रीस्टोरिंग फोर्स होगी उसको आप क्या लिखेंगे? आप उसको -F लिख सकते हैं, क्योंकि वो इस जो आपने ये वर्क डन किया है या कहें कि ये जो डिस्प्लेसमेंट आपने दिया है इस बॉडी को उसके बिल्कुल विपरीत ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, F = -kx लिख सकते हैं। यानी कि जितना आपने इसको डिस्प्लेसमेंट दिया उसी के उतनी ही उसके अंदर रिस्टोरिंग फोर्स क्रिएट हो जाएगी जो कि इसको मीन पोजीशन की तरफ धकेलने की कोशिश करेगी। जितना ज्यादा आप डिस्प्लेसमेंट देंगे उतने ही ज्यादा ये बढ़ती चली जाएगी। और माइनस हमने क्यों लिए? क्योंकि ये ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी। अब यहाँ पे k क्या है हमारा? ये हमारा फोर्स कांस्टेंट हम लेते हैं या स्प्रिंग कांस्टेंट, कुछ भी आप मान लीजिए। अलग अलग जगह इसके अलग अलग नाम लिए जाते हैं, लेकिन हम यहाँ पर इसको ले रहे हैं फोर्स कांस्टेंट ले रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए जो ये रिस्टोरिंग फोर्स है अब इसको इस तरफ धकेलेगी, यानी कि आपने इसको इस तरफ खींचा पहली स्टेज के अंदर, तो दूसरी स्टेज के अंदर इसके अंदर रिस्टोरिंग फोर्स क्रिएट हो गई जो इसको इस तरफ खींचेगी। यानी कि जहां पे आपने फोर्स लगाई है जब आप उसको छोड़ेंगे तो ये उल्टी डायरेक्शन में इसको खींच के ले जाएगी, क्योंकि इसके अंदर स्टोर हो चुकी है ये। और जब ये इसको उल्टी डायरेक्शन में लेकर जाएगी तो मान लीजिए वो यहाँ पर आ जाता है। थर्ड जो हमारी फिगर है वो यहाँ पर आ जाता है, यानी कि ये मेन पोजीशन है। तो ये जो है इससे लेफ्ट की तरफ चला गया। अब लेफ्ट की तरफ वैसे तो ज्यादा रहेगा, यानी कि इसके इक्वल ही रहेगा। तो ये फिगर के अंदर हमने ये बनाया है, तो आप इसको इक्वल कर लीजिएगा। यानी कि जितना राइट की तरफ गया है उतना ही लगभग लेफ्ट की तरफ आएगा। तो अब जैसे ही ये लेफ्ट की तरफ गया, ये क्यों गया? क्योंकि यहाँ से ओवरशूट कर जाएगा। ओवरशूट इसको बोलते हैं। ओवरशूट का क्या मतलब है? यानी कि ये आना तो मेन पोजीशन पर रुकना चाहिए था, लेकिन ये ओवरशूट कर गया। ओवरशूट यानी कि मेन पोजीशन से भी आगे चला गया, अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन से भी आगे चला गया जो स्टार्टिंग में पोजीशन थी। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जैसे ही यहाँ से आपने इसको फोर्स को रिमूव किया तो जैसे ही ये जो फोर्स थी ये जो है काइनेटिक एनर्जी में एक तरह से चेंज हो गई। जैसे ये मूव की गति के अंदर आई तो इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी आ जाती है, और ये जो काइनेटिक एनर्जी के कारण जो है ये इसको ओवरशूट कर जाता है, एकदम से यहाँ पे रुक नहीं पाता। गति के कारण वो एकदम से इससे आगे निकल जाता है, और यही प्रोसेस जो है चलता रहेगा। अब यहाँ आया है, फिर से वो इस तरफ जाएगा, फिर से इस तरफ आएगा। यानी कि इसका जो मोशन है अगर आप देखें, अगर आप इसको मीन पोजीशन ले लें तो इस तरह से चलता रहेगा, लेफ्ट राइट इस तरह से, राइट लेफ्ट इस तरह से चलता रहेगा। और कुछ समय बाद ये इक्विलिब्रियम पे आ जाता है, यानी कि अपनी मीन पोजीशन को आप जो है इसके अंदर देख सकते हैं कि ये किस तरह से गेन करता है। इसका एग्जांपल ले सकते हैं जो स्टेबलाइजर होते हैं, उनके बीच में जो एक नीडल होती है, जब आप वोल्टेज को बढ़ाते या घटाते हैं तो वो ओवरशूट कर जाती है, एकदम से हिलकर जो है अपनी मीन पोजीशन से आगे चली जाती है हिलते हुए, और फिर से वो जो है आगे पीछे होती रहती है और फिर अपनी मीन पोजीशन को गेन करती है। स्टेबलाइजर के अंदर जो नीडल है उससे आप इसको समझ सकते हैं। तो वही सारी प्रोसेस होती है। लेकिन जब ये इस तरफ आएगा तो यहाँ पर जो रिस्टोरिंग फोर्स होगी अब वो इस तरफ क्रिएट होगी, क्योंकि ये इस तरफ मूव कर रहा है। तो यहाँ पर रिस्टोरिंग फोर्स जो है इस तरफ रहेगी, जो कि मीन पोजीशन की तरफ। तो ये जो हमारा मोशन होता है, ये कौन सा मोशन होता है? ये हमारा होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन। और ये किस जो इक्विलिब्रियम के अंदर क्रिएट होता है? यानी कि बॉडी जैसे कि यहाँ पर थी, इक्विलिब्रियम में थी, तो कौन सा इक्विलिब्रियम है जो इसको सपोर्ट करता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन को क्रिएट करता है, वो जानेंगे अब इसके अंदर। तो देखिए जब आपने बॉडी को खींचा
तो वो जो है उसके अंदर तीन कंडीशन आ सकती है। मान लीजिए कोई बॉडी जो है इक्विलिब्रियम में थी, आपने उसको डिस्प्लेस किया बॉडी को जो कि ऑलरेडी इक्विलिब्रियम में थी, जैसे राइट की तरफ हमने उसको बॉडी को डिस्प्लेस किया था, तो तीन कंडीशन यहाँ पर आ सकती हैं। पहली कंडीशन न्यूट्रल इक्विलिब्रियम की कंडीशन आ सकती है, यानी कि आपने क्या किया, जैसे ही उसको खींचा तो फोर्स फिर भी बैलेंस कर गई और बॉडी जो है वो हमारी नई पोजीशन पर भी रेस्ट में आ गई। अगर इसको समझें तो इसमें क्या कहना चाहता है, मान लीजिए यहाँ पर कोई बॉडी थी, इस तरह से यहाँ पर कोई बॉडी थी, इसको एज एग्जांपल आप लीजिएगा। मान लीजिए यहाँ पर बॉडी है, आपने इसको यहाँ पर डिस्प्लेस कर दिया यहाँ पर, और यहाँ पर भी ये जो है पहले तो यहाँ ही इक्विलिब्रियम के अंदर थी ये, लेकिन जब आपने इसको दूसरी पोजीशन दी खींच कर यहाँ पर ले आए तो यहाँ पर भी इक्विलिब्रियम में है। एज एग्जांपल ले रहे हैं, या आप ऐसा एग्जांपल ले सकते हैं, मान लीजिए यहाँ कोई बॉडी है, आपने इसको डिस्प्लेस किया, वो यहाँ पर आ गई यहाँ पर, और यहाँ पर भी इक्विलिब्रियम में थी और यहाँ पर भी इक्विलिब्रियम में ही रहेगी, यानी कि इसने फोर्सेस को यहाँ पर भी बैलेंस कर लिया। इस तरह का जो हमारा इक्विलिब्रियम होता है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम उसको बोलते हैं, यानी कि फोर्सेस स्टिल बैलेंस, तब भी बैलेंस है जब आप उसको डिस्प्लेस करेंगे और बॉडी जो है रिमेन इन रेस्ट रहेगी न्यू पोजीशन पर भी। ये न्यूट्रल इक्विलिब्रियम हो गया, जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन को बिल्कुल भी हमारा उस हिसाब से नहीं है, क्योंकि ये नई पोजीशन पर जाकर भी इक्विलिब्रियम में आ गया है, रेस्ट पर आ गया है। दूसरा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या है, अगर आपने उसको डिस्प्लेस किया और जो नेट फोर्स प्रोड्यूस हुई वो डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट में हो गई, तो बॉडी क्या करेगी, मूव करेगी उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में आपने फोर्स को अप्लाई किया है। चलिए इसको समझ लेते हैं। मान लीजिए इस तरह से कोई एक बॉडी है, आपने इसको डिस्प्लेस किया, जो फोर्सेस है अनबैलेंस हो गई, और जो फोर्सेस है इसी डायरेक्शन में क्रिएट हो गई जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट आप कर रहे हैं, उसी डायरेक्शन में नेट फोर्स लग रही है, तो ये जो है आपकी आगे चली जाएगी, यानी कि इस तरह से कहें इससे आगे चली गई है, तो उसी डायरेक्शन में चलती रहेगी जिस डायरेक्शन में नेट फोर्स क्रिएट हुई है, आप ये कह सकते हैं। तो इस तरह का इक्विलिब्रियम है वो हमारा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता है, यानी कि आपने जब इसको डिस्प्लेस किया तो उसी डायरेक्शन में उसने चलना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि नेट फोर्स उसी डायरेक्शन में लगनी स्टार्ट हो गई या प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो गई अनबैलेंस होकर, तो इसको हम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। स्टेबल इक्विलिब्रियम की बात करते हैं, जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन को सपोर्ट करता है, जो कि हमने अभी समझा। यानी कि अगर आप नेट फोर्स को जैसे ही आपने डिस्प्लेस किया तो जो नेट फोर्स उसके अंदर प्रोड्यूस हुई वो इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट हुई, यानी कि जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ उसके बिल्कुल अपोजिट ये नेट फोर्स प्रोड्यूस हुई है। तो बॉडी क्या करेगी, अपनी इनिशियल पोजीशन पर आने की कोशिश करेगी, लेकिन वो ओवरशूट करेगी। जैसे कि मान लीजिए राइट की तरफ आपने खींचा तो लेफ्ट की तरफ जाएगी, फिर राइट की तरफ आएगी, आहिस्ता आहिस्ता वो अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन में आएगी। तो ये जो है स्टेबल इक्विलिब्रियम जो है हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन को सपोर्ट करता है। तो यहां से हमने ये समझा कि स्टेबल इक्विलिब्रियम के कारण ही जो है हम जो समझ रहे हैं कि अगर जो नेट फोर्स प्रोड्यूस हो ऑपोजिट डायरेक्शन में प्रोड्यूस हो डिस्प्लेसमेंट के, तो बॉडी जो है अपनी इनिशियल पोजीशन में आने की कोशिश करेगी, लेकिन ओवरशूट होने के कारण वो आगे पीछे होती रहेगी और फिर जो है वो थोड़ी देर बाद इक्विलिब्रियम पोजीशन में आ जाएगी। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम के कारण ही जो है ये एक तरह से सिंपल हार्मोनिक मोशन क्रिएट होता है। अब इसके अंदर हमने बात की कि यहाँ पर हमारे पास जो रिस्टोरिंग फोर्स होती है वो हमारी किसके बराबर आई थी, वो आई थी हमारी जो F थी माइनस के एक्स के बराबर आ गई थी। के यहाँ पर क्या था, फोर्स कांस्टेंट था, एक्स क्या था, डिस्प्लेसमेंट था जो बॉडी का। कहने का मतलब क्या है यहाँ पर कि जो हमारा माइनस ये साइन लगाया गया है कि वो बिल्कुल अपोजिट है, जिस डायरेक्शन में आप डिस्प्लेसमेंट करेंगे फोर्स आप लगा रहे हैं, रिस्टोरिंग फोर्स बिल्कुल उसके उल्टी जनरेट होगी। तो यही हमारा फोर्स लॉ भी होता है, फोर्स लॉ फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन इसको बोलते हैं। अब बात करते हैं जो एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन हमारी क्या होती है, ओमेगा स्क्वायर वाई, और वो माइनस का साइन इसके आगे होता है। एक्सेलरेशन हम पिछले लेक्चर्स के अंदर निकाल चुके हैं। तो ओमेगा स्क्वायर वाई माइनस के अंदर, यानी कि माइनस का मतलब क्या था, क्योंकि ये टुवर्ड्स मीन पोजीशन रहती है, जो सर्कल के अंदर हमने मोशन देखा था पार्टिकल का, तो वो जो है टुवर्ड्स मीन पोजीशन रहती है, इसलिए माइनस साइन लगाया गया है। डिस्प्लेसमेंट जो है बढ़ता है, मीन पोजीशन से अवे जाता है, इंक्रीज होता है, और एक्सेलरेशन जो है टुवर्ड्स जो है मीन पोजीशन रहती है, तो इसलिए माइनस का साइन लगाया गया है। तो यहाँ पर देखिए ये रिस्टोरिंग फोर्स जो है, अगर हम बात करें बॉडी की, तो आप उसको ऐसे भी लिख सकते हैं जो F इक्वल टू जो है मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर, यानी कि फोर्स जो है बॉडी के ऊपर जो लगती है मास इंटू एक्सेलरेशन लगती है, रिस्टोरिंग फोर्स। और इसको आप क्या लिख सकते हैं, जो m है और एक्सेलरेशन की वैल्यू ये लिख सकते हैं, यानी कि ओमेगा स्क्वायर वाई माइनस साइन आपने यहाँ पर ले लिया, तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। तो रिस्टोरिंग फोर्स जो बॉडी के ऊपर लगी तो आपने ये निकाली मास इंटू एक्सेलरेशन से। तो अब देखिए ये फॉर्मूला हमें पता है, तो उससे हमने फोर्स को निकाला, ये आई। अब हमारे पास एक तो ये है और एक ये है।
अब यहाँ पे अगर आप डिस्प्लेसमेंट y ले लेते हैं, जैसे आपने यहाँ पर लिया है, मान लीजिए कोई आप स्ट्रेट लाइन ले लें और यहाँ पर कोई मीन पोजीशन ले लें और यहाँ पर a और b एक्सट्रीम पोजीशन ले लें। a और b एक्सट्रीम है, o मीन पोजीशन है, और किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम मान लीजिए यहाँ पर पार्टिकल आपका यहाँ पर है p पोजीशन पर, और ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये हम मान लेते हैं कि y है, तो y डिस्प्लेसमेंट मान लिया। तो इस केस के अंदर जो रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट होगी वो क्या होगी, हमारी माइनस ky होगी, अगर डिस्प्लेसमेंट y ले रहे हैं। यहाँ डिस्प्लेसमेंट x लिया तो इसलिए ये है, तो यहाँ पर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं माइनस ky, यानी x की जगह हमने y लिया, तो यहाँ कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर f जो है रिस्टोरिंग फोर्स माइनस ky होगी। अगर आप स्ट्रेट लाइन की बात करें, डिस्प्लेसमेंट y बात करें, तो वो चीज एट एनी इंस्टेंट हम ले रहे हैं, किसी भी क्षण हमने मापी जब ये। तो अब यहाँ पर देखिए ये भी रिस्टोरिंग फोर्स है और ये भी रिस्टोरिंग फोर्स है, तो आप इन दोनों को बराबर रख सकते हैं, यानी कि इन दोनों को बराबर रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ky इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर y हो जाएगा, माइनस का साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से ये हो जाएगा, और उसके अलावा जो y है यहाँ से ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ से आप अगर ओमेगा की वैल्यू निकालते हैं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो है हमारी, ओमेगा स्क्वायर हमारा क्या आ जाएगा, k बाई m आ जाएगा, यानी कि m इसके नीचे आ गया। अगर ओमेगा की वैल्यू निकालते हैं आप ओमेगा की यहाँ से, तो ये क्या आ जाएगा, अंडर रूट k बाई m आ जाएगा। तो यहाँ पर अंडर रूट k बाई m आ गया हमारा ये। तो ओमेगा क्या है, हमारा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। अब टाइम पीरियड क्या होता है हमारा, अगर हम टाइम पीरियड देखें उसका फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है हमारा 2 पाई बाई ओमेगा होता है। अब यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू को अगर हम पुट करें तो ये क्या आ जाएगा, 2 पाई अंडर रूट, ये बाय में ओमेगा है तो ये उल्टा हो जाएगा, यानी कि m बाई k हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। अब यहाँ पर k जो है वो हमें पता है, वो क्या है हमारा एक तरह का स्प्रिंग फैक्टर है, और m जो है एक तरह का हमारा इनर्शिया फैक्टर है, यानी कि जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा इनर्शिया होता है। हमें पता है जितना कम मास होता है उतना बॉडी का इनर्शिया कम होता है, तो यहाँ इनर्शिया फैक्टर है मास। k जो है हमारा, ये हमारा स्प्रिंग फैक्टर है, जैसे हमने स्प्रिंग का एग्जांपल लिया था, उसके साथ मास को अटैच किया था। तो यहाँ पर आप जो m और k की जगह सीधा क्या लिख सकते हैं, यानी कि t को ही अगर हम लिखें तो अंडर रूट के अंदर m की जगह आपका क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा इनर्शिया फैक्टर। तो यहाँ पर आप लिखेंगे ये हो गया हमारा इनर्शिया फैक्टर, और डिवाइड में ये क्या हो जाएगा, जो k है ये क्या है, हमारा स्प्रिंग फैक्टर है। अलग अलग जगह इनको अलग अलग नोटेशन जो है दी जाती है अलग अलग बुक्स के अंदर, लेकिन यहाँ हम ले रहे हैं m को इनर्शिया फैक्टर और k को हम स्प्रिंग फैक्टर ले रहे हैं। अब देखिए अगर हम लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन की बात कर रहे हैं, इस तरह से बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या है, अगर आप स्प्रिंग फैक्टर को यहाँ पर निकालते हैं, यानी कि k को निकालते हैं किस फॉर्म में, जैसे कि ये है हमारा f इक्वल टू माइनस के एक्स था, तो यानी कि अगर आप जो है माइनस साइन को यहाँ पर नेग्लेक्ट करें फिलहाल, तो k को अगर आप निकालते हैं तो ये क्या आ जाता है, फोर्स बाय डिस्प्लेसमेंट आता है एक तरह से। ये x क्या है, डिस्प्लेसमेंट, जैसे यहाँ y ले रखा है तो f बाय y लिख सकते हैं। तो फोर्स जो हमारा ये फैक्टर है ये फोर्स बाय डिस्प्लेसमेंट आ जाता है, यहाँ से स्प्रिंग फैक्टर, तो इसको आप ये भी पुट कर सकते हैं। तो ये जब आप इसको पुट करेंगे तो आपका ये क्या आ जाएगा, यहाँ 2 पाई ऊपर अंडर रूट के अंदर, यहाँ पर जो है इनर्शिया फैक्टर था, यानी कि जो m था, m लिख सकते हैं, डिवाइड में जो ये स्प्रिंग फैक्टर है ये क्या आ जाएगा आपका, फोर्स बाय डिस्प्लेसमेंट। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, फोर्स डिवाइड बाय डिस्प्लेसमेंट, ये लिख सकते हैं। हमने क्या किया, जैसे यहां से देखा फोर्स बाय डिस्प्लेसमेंट आ जाता है, तो यहां पर अब देखिए ये डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ जाएगा, यानी कि ये क्या आ जाएगा हमारा 2 पाई अंडर रूट, इस तरह से ये डिस्प्लेसमेंट ऊपर चला गया, यानी कि मास इनटू डिस्प्लेसमेंट हो गया, तो मास इनटू डिस्प्लेसमेंट ऊपर चला गया, और नीचे क्या रह गया हमारा फोर्स। फोर्स को आप क्या लिख सकते हैं, फोर्स इक्वल टू होती है मास इनटू एक्सेलरेशन, तो यहां पर भी आप लिख सकते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन। ये हमने फोर्स की वैल्यू पुट कर दी, डिस्प्लेसमेंट ऊपर गया, फोर्स की वैल्यू मास इनटू एक्सेलरेशन पुट कर दी, m से m कैंसिल आउट हो गया। तो ये क्या आ गया हमारा जो टाइम पीरियड है, ये क्या आ गया, डिस्प्लेसमेंट बाय एक्सेलरेशन अंडर रूट के अंदर 2 पाई अंडर रूट डिस्प्लेसमेंट बाय एक्सेलरेशन। यहीं से आप फ्रीक्वेंसी को निकाल सकते हैं, जिसको आप न्यू से डिनोट करते हैं, वो क्या होती है 1/t। 1/t का क्या मतलब है, इसको आप 1 से डिवाइड कर देंगे, ये क्या आ जाएगा 1/2 पाई ये आ जाएगा, और अंडर रूट के अंदर क्या आ जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा हमारा, यानी कि जो एक्सेलरेशन है ऊपर चली जाएगी और जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमारा नीचे की तरफ हम लिख लेंगे, यहाँ पे आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट। तो इस तरह से आप जो है फ्रीक्वेंसी को निकाल सकते हैं, टाइम पीरियड को निकाल सकते हैं, जो कि ये वैल्यू आई है हमारी। तो इस तरह से जो है ये सारी चीजों को आप जो अगर बेसिक क्लियर है तो आसानी से आप इनको निकाल सकते हैं। यहाँ छोटी छोटी चीजों में कंफ्यूज नहीं होना है, या x क्यों है या y क्यों है, डिस्प्लेसमेंट है, कुछ भी आप नोटेशन ले सकते हैं, x भी ले सकते हैं y भी ले सकते हैं, तो हर जगह लेकिन वही आपको सेम रखनी है फिर। तो इस तरह से आप जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर जो फोर्स लॉ है उसको समझ सकते हैं।
जो हमारे इक्विलिब्रियम स्टेट्स हैं उनको समझ सकते हैं और टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी को समझ सकते हैं। तो थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।